Hello everyone, welcome to the new session of learning. In today's lecture, we are going to discuss about the introduction to GST. What is a GST? GST क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं what we will study in this session. Let us see background and genesis of GST, direct and indirect tax, features of indirect tax, what is a GST, why GST, and how it is charged. Let us start, student. First thing we will learn what is a tax. Tax क्या होता है? ये एक तरीके का पिक्यूलरी बर्डन, पिक्यूलरी बोलेंगे तो पैसे के रूप में, एक पैसे के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से इंडिविजुअल के ऊपर, प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर बर्डन डाला जाता है. ये एक कंपल्सरी या स्टैट्यूटरी बर्डन है जो इन्फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. मतलब कि इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी सब जितने भी ओनर्स हैं, जितने लोग भी अर्न कर रहे हैं, उन सबको ये टैक्स भरना ही है. ये जो भी टैक्स है उसका जो परसेंटेज है वो क्या है, फिक्स अप है. मतलब कि रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो फिक्स रहता है. और नेक्स्ट जो है टैक्स अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो पब्लिक सर्विस के लिए यूज किया जाता है. तो इसकी 4 पॉइंट्स हैं. पिक्यूलरी बर्डन है, कंपल्सरी है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट रहता है, और ये जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो पब्लिक सर्विस के लिए यूज किया जाता है. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है. पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की. एक एग्जांपल ले लीजिए, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिनका प्रॉफिट है 1 करोड़ और उसके ऊपर एक परसेंटेज टैक्स लगाया गया है. मतलब कि ये टैक्स जो है उसकी इनकम के ऊपर लगाया गया है और उसको इनकम होने के बाद गवर्नमेंट उससे कलेक्ट करती है, तो ये उसको पिंच होगा. तो ये उसका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है. और जबकि हम इनडायरेक्ट की बात करें तो वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में इंक्लूड होता है. मतलब कि अगर आप कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अगर कॉस्ट पड़ रहा है 40,000 और वो सेल कर रही है 60,000 में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 20,000. और वो 20,000 के 60,000 के ऊपर वो अमाउंट अमाउंट टैक्स का इंक्लूड करेगी. तो वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स. इसका मतलब क्या है कि लैपटॉप की प्राइस में ये इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट इंक्लूड रहता है, तो हमको इसको अलग से पे नहीं करना होता है, तो वो हमको पिंच नहीं होता है. तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में. डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, कमाने के बाद हमारी जेब से उसको पे करना पड़ता है और हमें पिंच होता है. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, जो भी अमाउंट बिल का रहता है उसमें वो इंक्लूड रहता है. वो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस है. डायरेक्ट टैक्स जो है वो किसी भी वेल्थ के ऊपर या किसी भी इनकम के ऊपर लगाया जाता है. वेयर एज जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगाया जाता है आप जब जब भी गुड्स खरीदोगे या कोई भी सर्विस लोगे, तो वो उसके बिल में इंक्लूडेड रहता है. सर्विस का यहाँ पे मैं एग्जांपल में दूंगी. अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ में जो अमाउंट बिल के अमाउंट के साथ में कुछ अमाउंट टैक्स का भी रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है. सेकेंड जो पॉइंट है, इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट. मतलब कि ये जो इंसिडेंट है, मतलब जो इसका इम्पैक्ट है टैक्स का, वो किसके ऊपर पड़ता है, वो सेम पर्सन के ऊपर. सेम पर्सन मतलब कि जो ओनर है. लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेम आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है. वो क्या करता है, जो भी टैक्स जो भी टैक्स पे करता है वो टैक्स का बर्डन दूसरे आदमी के ऊपर क्या बोलते हैं, पास करता है. नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारी क्या है, प्रोग्रेसिव. व्हाट डू यू मतलब प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का मीनिंग है कि जो गरीब आदमी रहेगा उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा और जो रिच आदमी है उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कंसेप्ट क्या है, प्रोग्रेसिव है. वेयर एज अगर हम इनडायरेक्ट की टैक्स की बात करें तो ये क्या है, रिग्रेसिव. मतलब कि ये रिच एंड पुअर नहीं देखता है, ये सर्विसेज के साथ में इंक्लूड होता है. मतलब अगर ये रिच आदमी सर्विस कंज्यूम करेगा उसको भी सेम पड़ेगा. अगर कोई पुअर
वो सर्विस यूज कर रहा है तो उसको भी सेम पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है एवेशन, एवेशन मतलब चुराना। टैक्स एवेशन करना डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा चांसेस ज्यादा हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पूरा सर्किल है, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाते हैं, दूसरी से तीसरी जगह जाते हैं, और इस तरीके से जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो इसमें इस पूरी चेन में बहुत सारे लोग हैं, तो एक का अगर टैक्स छुपाएगा भी तो दूसरी की तरफ से गवर्नमेंट को पता ही चल जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेशन। जो डायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेशन कम करता है, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेशन बढ़ाता है, मतलब कि महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर, छोटी सी टॉफी से लेके बहुत से महंगी चीजों सबके ऊपर टैक्स लगता है। ये एक और पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने वापस से बताया था, वापस से यहाँ पे रिपीट हो रही है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका बर्डन क्या होता है, शिफ्ट होता है, एक से दूसरी तरफ पर्सन की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब कि जो भी कंज्यूम कर रहा है फाइनल उसके ऊपर ये जाता है। इसके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स हो गए, या कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स पड़ती है वो सब डायरेक्ट टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ जीएसटी और कस्टम एक्ट है। लेट अस सी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हम आगे चल के जीएसटी पढ़ने वाले हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के आप पहचानोगे कैसे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, या इसके फीचर्स क्या हैं? एग्जाम में भी फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फीचर जो इनडायरेक्ट टैक्स का है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। ये हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का सोर्स है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, मतलब कि यहाँ पे जो टैक्स है वो दोनों पे लगाया जाता है, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड फीचर जो इसका है, बर्डन शिफ्ट होता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर को ये टैक्स नहीं भरना पड़ता है, वो शिफ्ट करता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, और ऐसी इस तरीके से वो शिफ्ट होके फाइनली जो कंज्यूमर है, जो ये कमोडिटीज या सर्विस यूज कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन चला जाता है। वाइडर टैक्स बेस, इसका जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो बेस है वो बहुत वाइडर रहता है, बहुत देर, मतलब कि इसका जो स्कोप है वाइडर है, बहुत सी चीजों में ये लगा। छोटे से, आई हैड ऑलरेडी सेड, छोटे से छोटे चॉकलेट से लेके बड़ी से बड़ी जो चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उन सब के ऊपर टैक्स लगता है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन इन नेचर, मतलब कि ये गरीब चौका नहीं देखता है, गरीब को भी उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा और जो शौकार है उसको भी सेम टैक्स भरना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फिक्शनरी है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से हमारा महंगाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट जो है नो डायरेक्ट पिंच, मतलब कि जो भी ये टैक्स भरता है उसको डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। डायरेक्ट पिंच किसको बोलते हैं, अगर आपके पास में हाथ में पैसे दिए जाएं और वापस आपको टैक्स भरने के लिए बोला जाए तो वो पिंच होता है, लेकिन अगर हम बिल के साथ में ही अमाउंट देते हैं तो वो पिंच नहीं होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का, सोशल वेलफेयर। अब आप बोलोगे कि मैम ये रिग्रेशन बोल रहे हो, इन्फ्लेक्शनरी है, और फिर ये सोशल वेलफेयर क्या हुआ? ये सोशल वेलफेयर इस एंगल से है कि जो चीज़ें ह्यूमन के लिए हार्मफुल हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, ताकि जो जैसे लिक्विड हो गया, पान मसाला हो गया, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाई गई है कि ताकि लोग का ज़्यादा कंज्यूम नहीं करे। इसके लिए इसको सोशल वेलफेयर एक फीचर दिया गया है। और सोशल वेलफेयर को याद करने के लिए स्टूडेंट आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, सिन गुड्स। सिन गुड्स मतलब क्या, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि लिक्विड हो गया, जैसे कि पान मसाला हो गया, सिगरेट्स हो गए, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाई गई है। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स हैं। लेट अस आगे चलते हैं कि ये जो जीएसटी है उसकी जीनेस देखते हैं, मतलब कि ये आया कहाँ से। ये लागू तो 1 जुलाई 2017 में हुआ, लेकिन इसकी बात कब से लेके
चली थी। ये इसकी बात 2016 से लेके 2017 तक चली। 2010 में पहली बार जो उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ये बात पहले पुट फॉरवर्ड किया, ड्राफ्ट बनाया, और आगे देखते हैं ये 2016-17 तक पहुँचते पहुँचते कैसे आया। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 2014 दिसंबर 2000 में इसको लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। 2015 मई में लोकसभा में ये पास हुआ। अगस्त 2016 में ये राज्यसभा में पास हुआ। मोर देन 50% से ये बिल पास हुआ। जब तक ये दोनों जगह पास होता है उसे बिल कहा जाता है, और जब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है उसके बाद में वो एक तरीके का एक्ट बन जाता है। तो 2016 सितंबर में ये जो प्रेसिडेंट हमारे हैं उनकी तरफ से एसेंट मिला, और वो एसेंट मिलने के बाद ये जीएसटी लागू हो गया 1/7/2017 में ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी इंडिया। अब देखते हैं व्हाट इज अ जीएसटी। ये एक्चुअली हम जिसके लिए बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जीएसटी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म तो सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको एक बात बताते हैं, ये जीएसटी आने से पहले हमारे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वैट लगाया जाता था अगर आप सेल के ऊपर, और वो सेल कर रहे हैं विद इन द स्टेट। सेंट वेट लगाया जाता था अगर आप सेल कर रहे हो किसी आउटसाइड स्टेट में, मतलब कि महाराष्ट्र से किसी और स्टेट में। और सर्विस टैक्स लगाया जाता था अगर कोई सर्विस यूज कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी टैक्सेस हुआ करती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये एक हो गया सिंगल टैक्स लिमिट, मतलब कि ये सब हटा के एक ही टैक्स लगाई गई है। इसके लिए इसका फर्स्ट फीचर ऑफ जीएसटी जो है वो है सिंगल टैक्स है। सेकेंड फीचर जो है वो न मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगाया जाएगा, ना ही किसी सेल के ऊपर लगाया जाएगा, ना सर्विस के ऊपर। ये जीएसटी जो टैक्स है वो सिर्फ एक ही वर्ड आपको याद रखना है, सप्लाई। आने वाले वीडियोस में आप मेरा सप्लाई का एक अलग से वीडियो देखेंगे। अगर आपको सप्लाई समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि जीएसटी और उसके सम्स आपको एग्जाम में करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही बात ध्यान देने वाली है, सप्लाई। तो सप्लाई होता क्या है हम आगे पढ़ेंगे। उसके सिवाय ये जो जीएसटी है ये दोनों के ऊपर लगाया जाता है, मतलब एक सिंगल ही है, गुड्स के ऊपर भी सेम लगाया जाएगा और सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने सप्लाई के बारे में पहले भी बोला, आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये हम आगे चल के सीखेंगे। सेक्शन 7 पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी पॉइंट ऑब्जेक्टिव सप्लाई के ऊपर और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और सेक्शन 7 करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा जस्ट ध्यान पे रखिए, आगे वाली वीडियोस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी जीएसटी के फीचर्स हैं, जैसे कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है ऑन एमएचसी। दूसरा फीचर है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है। नेक्स्ट इज बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर ओनली, जो फाइनल कंज्यूमर करता है उसको ये टैक्स भरना पड़ता है। और नो कॉस्ट कैडिंग इफेक्ट। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको मैं एग्जांपल के साथ में समझाऊंगी। जैसे कि पहली पॉइंट है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि मैन्युफैक्चर, और एमएससी स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरर सेल एंड कंज्यूमर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर अपने बेसिस पे टैक्स लगाएगा और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा, वो अपने ही तरफ से टैक्स लगाएगा और वो आगे कंज्यूमर की तरफ पास करेगा। तो ये हो गया वैल्यू एडेड, मतलब मैन्युफैक्चरर ने अपने लेवल पे टैक्स लगाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी लेवल पे टैक्स लगाया, इस तरीके से वो वैल्यू ऐड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो थी आपकी कंटिन्यूस चेन है, मतलब कि एक्स से चीज वाई की तरफ जाएगी तो वाई को देने से पहले एक्स अपना 10 रुपीज टैक्स लगाएगा। सेम थिंग वाई जब जेड जो हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से फाइनल कंज्यूमर है उसको देगा तो वो 11 रुपीज अपना लगा के आगे पास करेगा। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस चेन है। जीएसटी जो है वो कंटिन्यूस चेन है। और ये नेक्स्ट जो है वो बर्डन जो है वो फाइनली इस तरीके से मैन्युफैक्चरर से होकर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर से होकर रिटेलर की तरफ, और रिटेलर से होकर फाइनली कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट होता है। और लास्ट पॉइंट जो है नो कॉस्ट कैडिंग इफेक्ट समझाने के लिए हम लोगों को एक एग्जाम्पल लेना होगा। ये देखिए,
इस तरीके से होता है। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है कैसे। मैन्युफैक्चरर ने एग्जांपल ले लीजिए, एक चीज़ बनाई 40,000 में, उसके ऊपर 4,000 अपना टैक्स लगाया और वो 44,000 में सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 6,000 अपनी टैक्स लगाएगा और 50,000 करके वो नेक्स्ट पास करेगा। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर 4,000 टैक्स भरेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर 6,000 टैक्स नहीं भरेगा। उसमें से वो क्या बोलेगा कि 4,000 उसने मैन्युफैक्चरर को दिया है, सिर्फ वो 2,000 टैक्स भरेगा। इस तरीके से ये आगे आगे होते हुए रिटेलर से फिर फाइनली कंज्यूमर की तरफ जाता है, तो नो कॉस्ट कटिंग इफेक्ट होता है। मतलब कि जो दूसरा टैक्स पेयर है वो पहले वाले टैक्स माइनस करके वो आगे पे करता है, जबकि पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। दिस इज कॉल्ड द नो कॉस्ट कटिंग इफेक्ट। अब इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको कुछ और बातें एक्सप्लेन करना चाहूँगी जीएसटी के बारे में। जीएसटी ने जैसे ही वो लागू हुआ ऑल ओवर दी इंडिया में, तो उसने सेंट्रल टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ये सारी टैक्सेस हटा दी हैं और वो उसको एक ही लूप में लाया गया, डेट इज जीएसटी। तो सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन सी होती थी, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी लिवेड अंडर द मेडिसिनल टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट, ये सारे सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, ये सब हटा दिए गए हैं। सेम थिंग स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स लगाती थी जो वो कहलाती हैं स्टेट टैक्सेस, और वो सब भी हटा के एक ही लूप में लिया गया है जीएसटी। तो स्टेट टैक्स कौन कौन सी होती थी, स्टेट वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसे करके सरचार्ज, सेल्स, गैम्बलिंग टैक्स और लग्जरी टैक्स, ये सब हटा के अब एक ही की गई है, डेट इज अ जीएसटी, डेट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पर एक पॉइंट याद रखिएगा, बाकी सारी टैक्सेस हटा दी गई हैं, पर जीएसटी के साथ साथ में कस्टम ड्यूटी वो हमारी जीएसटी के साथ साथ में चलेगी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जरा प्लीज ध्यान रखिएगा कि जीएसटी के साथ साथ में कौन सी टैक्स अभी तक चल रही है, डेट इज अ कस्टम ड्यूटी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सोचेंगे कि जीएसटी की इतनी सारी टैक्सेस होने के बावजूद तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। पहले जीएसटी से पहले कॉस्ट कटिंग इफेक्ट हुआ करता था, क्रेडिट सेट ऑफ नहीं हुआ करता था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्रेडिट सेट ऑफ क्या होता है, तो प्लीज डोंट वरी, आगे थोड़ी एक दो स्लाइड के आगे मैं ये आपको पॉइंट समझा दूंगी सेट ऑफ क्या होता है। कॉस्ट कटिंग इफेक्ट थोड़ा आपके ध्यान पे आ गया होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल पॉइंट टैक्सेस, मतलब कि पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर अपने लेवल पे टैक्स लगाता था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपने लेवल पे, रिटेलर अपने सेल ऑफ पॉइंट पे टैक्स लगाता था। ये जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं वो हटा के एक किया गया है, डेट इज सप्लाई के ऊपर। और डबल टैक्सेशन होता था, मतलब कि पहले क्या होता था, पता नहीं था किसको गुड्स में कंसिडर करना है और किसको सर्विसेज में, कभी कभी इस तरीके का डिलेमा होता था, तो वो हटाने के लिए जीएसटी लाया गया है। लेट अस सी जीएसटी का ये सारी पॉइंट कास्केडिंग इफेक्ट कैसे हटाया है, क्या हुआ है, वो समझने से पहले स्टूडेंट आपको एक पहले तो पूरा जीएसटी का थोड़ा बेस समझना होगा। पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द इंट्रा एंड व्हाट इज द इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट, जब भी पहले इंट्रा स्टेट सेल होती थी, मतलब कि विद इन स्टेट होती थी, तो जो स्टेट है वो क्या करता था, अपनी वेट टैक्स लगाता था। और अगर कोई सेल आउटसाइड स्टेट हो रही है, मतलब कि इंटर स्टेट हो रही है, तो वो लोग क्या लगाते थे, सेंट वेट टैक्स लगाते थे। पर अब जब जीएसटी आ गया है, तो अगर वो विद इन स्टेट महाराष्ट्र विद इन स्टेट है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एसटी लगाते हैं। और अगर आउटसाइड स्टेट है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं। और पॉइंट्स आपको थोड़ी सी समझनी होगी जीएसटी का कंसेप्ट समझने के लिए। ये कास्केडिंग इफेक्ट के ऊपर एग्जाम्पल है। पहले क्या होता था, एक्सरसाइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग और वेट ऑन सेल लगाया जाता था। तो जरा देखिए वेट की कैलकुलेशन कैसे होती थी। बेसिक वैल्यू होता था, उसमें ऐड किया जाता था एक्सरसाइज ड्यूटी, ई डी स्टैंड फॉर एक्सरसाइज ड्यूटी, और ऐड किया जाता था प्रॉफिट। मतलब कि 100 प्लस, एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक वैल्यू है 100, एक्सरसाइज ड्यूटी है 10, प्रॉफिट है 20, तो ये हो गया 130। तो वैट इस 130 के ऊपर
5% लगाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब हम 5% वैट लगा रहे हैं, ये हमारा 5% वैट है, तो ये जब लगा रहे हैं तो उस समय हमारा एक्सरसाइज ड्यूटी भी इसमें ऐड है, तो ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। पर अब जीएसटी होने की वजह से ये हटाया गया है। मतलब कि अगर हमको जीएसटी कैलकुलेट करना हो तो ये बेसिक वैल्यू प्लस प्रॉफिट लेंगे, पर हम एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज ड्यूटी अभी पिक्चर में है ही नहीं। लेट अस सी एक और एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि एक दूसरे मतलब कि सेट ऑफ नहीं था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग है सेट ऑफ नहीं था। मतलब कि जो सेंट्रल वेट आप भरते थे और जो स्टेट वेट भरते थे, वो दोनों ही टैक्सेस ऐड करके दी जाती थी, और उसके ऊपर कोई भी सेट ऑफ नहीं होता था। लेकिन अब जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एसजीएसटी, मतलब कि स्टेट लेवल जीएसटी, सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इस सब में क्या होगा कि ये इनमें जो भी आप टैक्स भरोगे वो सब आपस में क्या होंगे, सेट ऑफ। मतलब कि अगर मैं सी भर रही हूँ और मैंने एस ऑलरेडी भर चुकी हूँ, तो मैं सी भरते समय, सेंट्रल टैक्स भरते समय मैंने जो स्टेट में भरा होगा वो उतना मुझे माफ मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ बोलते हैं। अर्लियर जो था वो हमारी क्या थी, मल्टीपल पॉइंट टैक्स थी। अब क्या है, सिंगल पॉइंट है। मल्टीपल मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हम लोग एक्सरसाइज ड्यूटी भरते थे, और अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम लोग उसको सेल कर रहे हैं अदर स्टेट में तो वेट लगता था। अगर विद इन स्टेट कर रहे हैं तो वेट लगता था। और वेट को दो तरीके से माना जाता था, डेट इज अ ओरिजिनल एज वेल एज डेस्टिनेशन बेस्ड। बट जीएसटी जो है उसमें ओरिजिन का कुछ लेना देना नहीं है, डेस्टिनेशन बेस मतलब कि लास्ट में जहाँ पे सप्लाई हुआ। ओरिजिन मतलब क्या, जहाँ से चीज मैन्युफैक्चर होकर निकली, और डेस्टिनेशन मतलब क्या, जिसने कंज्यूम किया। पहले ये दोनों ही बातें कंसिडर की जाती थी, मतलब दोनों ही स्टेट का टैक्स लगता था। पर अब जहाँ पे ये सप्लाई हो रही है, जहाँ पे ये डेस्टिनेशन है, सिर्फ वहीं का टैक्स, वहीं पे टैक्स लगेगा। पहले एक और प्रॉब्लम होती थी कि किसको गुड्स माना जाए और किसको सर्विस मानी जाए, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हट गई है, क्योंकि जीएसटी ने क्लियर कट डेफिनेशन दे दिए हैं कि गुड्स क्या होगा और सर्विस क्या होगी। क्योंकि पहले गुड्स के ऊपर वैट लगता था और सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगती थी, जिसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल था। एग्जांपल मैं दूंगी आपको, माइक्रोसॉफ्ट सीडी सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर आप कोई लैपटॉप दे रहे हो, और लैपटॉप तो आपका हो गया गुड्स, उसके ऊपर वेट लगेगा, लेकिन उसके साथ में अगर वो वही माइक्रोसॉफ्ट वाले अगर आपको सीडी में उनका सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन होता था कि कितना वेट लगाया जाए, कितना गुड्स है और कितना सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है, ये इन दोनों को अलग अलग करना मुश्किल हो जाता था। तो ये पहले प्रॉब्लम थी, पर अब कुछ नहीं है, क्योंकि अभी गुड्स के ऊपर भी और सर्विस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर एक ही टैक्स लगती है, डेट इज अ जीएसटी। हाउ जीएसटी विल बी चार्ज। अब जरा बच्चा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जीएसटी लगाओगे कैसे। पहले पहले तो हमारे इंडिया में ये जो जीएसटी है वो ड्यूल मॉडल है, मतलब कि डबल, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। ये इसका फ्रेमवर्क है। कैसे, जो सीजीएसटी है वो लिविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब लगाएगी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। लिविड वर्ड जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरे जीएसटी में आपके बहुत काम का वर्ड है और घड़ी घड़ी यूज होगा। लिवे मतलब लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेम थिंग जो एसजीएसटी है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और लगाएगी भी वही। और जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड है, वो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेस्पेक्टिव स्टेट। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये इस तरीके का ट्रू फॉल्स और मैच द फेयर में आ सकता है। पहले जो दो हैं वो इजी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी वही कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट लगाएगी वही कलेक्ट करेगी। लेकिन जो आईजीएसटी है वो पहले कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन बाद में वो जितनी भी स्टेट है
उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और नेक्स्ट जो एक और हमारे पास में जो है वो है यूटी जीएसटी। ये जो यूटी वर्ड है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए यूज़ किया गया है। आपको मालूम है हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, मतलब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सब कौन सी हैं मैंने लास्ट की स्लाइड में आपको जनरल नॉलेज करके दिया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो भी टैक्स लगाई जाएगी वो हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और हाफ स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। मतलब कि अगर आपके किसी गुड्स के ऊपर 18% टैक्स है तो उसका 9% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ताकि दोनों गवर्नमेंट को क्या हो, दोनों गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो। लेट अस सी, ये जो मैंने वहाँ पे फ्रेमवर्क समझाया ये वापस से आपको थोड़ा और डिटेल्स के साथ में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो ये ड्यूल मॉडल है, ड्यूल मॉडल मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाएंगी, राइट। और जो सी है मतलब कि सी स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी किसके ऊपर, इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब कि विद इन द स्टेट सप्लाई, राइट। तो स्टेट के अंदर कुछ भी सेल हो रहा है, सप्लाई हो रही है, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से सीजीएसटी लगाएगी। सेम थिंग उसी सेल के ऊपर, इंट्रा स्टेट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी, दैट इज एसजीएसटी, राइट। और जिन भी यूनियन टेरिटरीज के पास में खुद का लेजिस्लेचर है, वो लोग भी यूटी जीएसटी नहीं लगाएंगे, वो भी क्या लगाएंगे, एसजीएसटी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको फंसा सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास में खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है और इंट्रा स्टेट अगर उनकी सप्लाई हो रही है तो वो यूटी जीएसटी नहीं लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, एसजीएसटी लगाएंगे, राइट। सो अब बोलोगे मैम ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। और ये जो तीसरे टाइप की जीएसटी है, डेट इज यूटी जीएसटी है, वो कौन लगाएगा, यूटी लगाएंगी। पर कौन सी यूनियन टेरिटरीज लगाएंगी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, कौन सी लगाएंगी, विदाउट, मतलब कि जिनके पास में खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है और उनकी सप्लाई क्या हो रही है, इंट्रा। ये तीन दोनों बातों को मिला के समझना है, इंट्रा 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 यूटी जीएसटी, मतलब कि विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको, अगर आप यूनियन टेरिटरीज हो और आपके पास में खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो आप कौन सा टैक्स लगाओगे, यूटी जीएसटी लगाएंगे। अब आपके मन में आता होगा कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में लेजिस्लेचर है और जिनके पास में नहीं है। तो इसके बारे में लास्ट की स्लाइड में मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ है। एक्चुअली यूजुअली स्टूडेंट को पता होना चाहिए, लेकिन जिनके पास में नहीं है उनके लिए मैंने लास्ट की स्लाइड में ये सब दिया हुआ है। और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड बाय जीएसटी, और ये जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये कौन लगाएगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और बाद में ये जहाँ से भी जो भी स्टेट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दिस इज द ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इस ड्यूल मॉडल का क्या बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट की, दोनों गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट के लिए कम हो गए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मतलब सेट ऑफ मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग होता है सेट ऑफ, मतलब कि जो टैक्स आपको भरना है और उसमें से जो भी आपने टैक्स भर चुके हो, कुछ तो सामान खरीदा होगा, कच्चा माल खरीदा होगा, कुछ तो आपने खरीदा होगा, तो उसके ऊपर जो टैक्स भर चुके हो उसका आपको माइनस होके मिलेगा। तो माइनस होके मिलने को बोलते हैं सेट ऑफ, और उसको हमारी जीएसटी में बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जरा मैं आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करके बात करूंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। ये फुल फ्लेज आपको चैप्टर है और ये चैप्टर समझने के बाद ही आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जीएसटी के। और नेक्स्ट जो बेनिफिट है ड्यूल मॉडल का, जीएसटी का, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग, मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स भरने का जो है वो रिमूव किया गया है। और
यहाँ पे एक और बेनिफिट है, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर कवर्ड, मतलब कि भले वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विस की हो चाहे बोथ हो, सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है, छोटे से छोटे चॉकलेट से लेके बड़ी से बड़ी चीजों तक कवर किया गया है। हाउ जी लेट अस सी हाउ जीएसटी इज चार्ज। अब यहाँ तक इतनी वीडियो सुनने के बाद मैं इतना तो समझ सकती हूँ कि आप एक पॉइंट तो समझ गए होंगे कि जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगती है, ना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती है ना सेल के ऊपर लगती है, वो किसके ऊपर लगती है, सप्लाई। और सप्लाई क्या होता है हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 आगे की वीडियोस में। नेक्स्ट इज ये जो जीएसटी है वो पूरे ऑल ओवर होल इंडिया में चार्ज किया जाता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसका किस तरीके से चार्ज किया जाता है, जो भी बिजनेसमैन है वो अपना GSTIN नंबर लेता है और उसकी ये एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो भी रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, हम आगे की वीडियोस में ठीक से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इज अथॉरिटी टू लिवी द टैक्स इन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो पूरा उनको पावर दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है। कहाँ से उनको अथॉरिटी मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उनको अथॉरिटी मिली है ये सब टैक्सेस लगाने के लिए। जीएसटी, अब जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो सबसे पहला जो बेनिफिट है यूनिफाइड है, मतलब कि पूरे देश के लिए एक ही तरीके की टैक्स है, सबके लिए सेम परसेंटेज, सबके लिए एवरीथिंग इज सेम, मतलब यूनिफाइड है, एक जैसा। नेक्स्ट इज ये जो जीएसटी है उसका सेकंड फायदा है कि उसने कॉस्ट शेडिंग इफेक्ट क्या किया है, हटा दिया है। नेक्स्ट जो है ये मल्टीपल टैक्सेस हटा के, डबल टैक्सेस हटा के सिर्फ एक ही टैक्स हो गई है, डेट इज अ सिंगल टैक्स हो गई है। और ये बूस्ट करता है मेक इन इंडिया, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे हमारे इंडिया के लिए एक ही टैक्स है, तो वो डेट इज अ इनिशिएटिव टू दी मेक इन इंडिया। ये गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाता है, इट रिड्यूस दी कॉस्ट, जितनी भी खर्चा होता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कंप्लायंसेस करने के लिए, रूल्स लागू करने के लिए, वो सब कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जीएसटी आने के बाद। और इट इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट, और इससे हमारी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज हो गई हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी। लेट अस नाउ स्टूडेंट, जो भी मैंने इस वीडियो में बात किया उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आई हो तो उससे रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज मैंने आपके लिए इस वीडियो में डाला है। जैसे कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट ये सारे हैं और यूनियन टेरिटरीज ये सारे हैं। अब आपका डाउट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में नहीं होगा, आपका डाउट होगा कि कौन सी स्टेट्स हैं जिसको लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब जिनको लेजिस्लेचर नहीं है उनको क्या लगेगा, SGST लगेगा, और जिनके पास में खुद का लेजिस्लेचर नहीं है उनको उनको UTGST लगेगा। तो लेट अस सी कि कौन कौन से हैं। यूनियन टेरिटरीज, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, हैविंग ओन लेजिस्लेचर। दो हैं दिल्ली एंड पौंडुचेरी, इन दोनों में उनको खुद का लेजिस्लेचर है, इसके लिए उनको UTGST नहीं लगेगा, उनको क्या लगेगा, SGST लगेगा। और जो दूसरे स्टेट्स हैं, ये कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं आप ऊपर वाली स्लाइड में फिर से आप देख सकते हैं, जिनके पास में नॉट हैविंग द लेजिस्लेचर, मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास में खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। तो वो जो जिनके पास में नहीं है उनको क्या लगेगा, UTGST। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने सिर्फ यहाँ पे आपके साथ में कवर करने की कोशिश की है कि सिंपल सा कि इस पूरे वीडियो में आपको 4 चीज़ें ही काम की हैं कि जीएसटी का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग कि क्या होती है, किस तरीके से लगाई जाती है, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, और जीएसटी के क्या एडवांटेजेस हैं, और कौन से स्टेट में क्या लगाया जाता है, मतलब कि स्टेट में SGST लगाया जाता है अगर सप्लाई आप विद इन द स्टेट कर रहे हो, और अगर आप सप्लाई आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा, IGST लगेगा। इंटर स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और जो विद इन द स्टेट होता है हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इन दोनों के साथ साथ में एक होता है
यूटी जीएसटी, मतलब कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगती है उसको हम लोग बोलते हैं यूटी। तो कौन सी यूटी को एसजीएसटी लगेगा, क्यों लगेगा, और कौन सी यूटी को यूटी जीएसटी लगेगा और क्यों लगेगा, ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर किया है। आई होप सो ये फर्स्ट वीडियो सुनने के बाद आपको थोड़ा सा, मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ पूरा कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी फ्लो में आगे के वीडियोस मेरे देखेंगे, मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझा के वीडियो बनाऊंगी कि ताकि आपका कॉस्केडिंग इफेक्ट है, सिंगल है, वो सब के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 3 वीडियो सुनने के बाद मेरी ये गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे और आप सम सॉल्व कर पाओगे खुद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।